फिलिस्तीन का एक राष्ट्र के तौर पर उदय हो रहा है, क्या ऐसा कहा जाए? दुनिया के अधिकतर देश जो फिलिस्तीन को देश मानते ही नहीं थे, अचानक फिलिस्तीन के प्रति उनकी सहानुभूति बढ़ती जा रही है। यूरोपीय देश फ्रांस के साथ ब्रिटेन, माल्टा, मोनाको, एंडोरा, लग्जमबर्ग भी फिलिस्तीन को देश के रूप में मान्यता दे चुके हैं। इनके अलावा कनाडा, ऑस्ट्रेलिया और पुर्तगाल ने भी फिलिस्तीन को एक राष्ट्र के तौर पर मान्यता दी है। इसमें बड़ा घटनाक्रम यह है कि संयुक्त राष्ट्र महासभा के 80वें सत्र की शुरुआत में ही फिलिस्तीन को एक राष्ट्र के तौर पर समर्थन देने वाले देशों की संख्या बढ़ गई है। ऐसा कहा जा रहा है कि इन देशों की कुल संख्या लगभग 140 है। लेकिन ध्यान देने वाली बात यह है कि इन्होंने ऑस्ट्रेलिया, कनाडा और 6 यूरोपीय देशों की तरह फिलिस्तीन को राष्ट्र घोषित करने के लिए कोई ऑफिशियल डिक्लेरेशन जारी नहीं किया है। लेकिन सवाल यह भी है कि जिन कुछ देशों ने फिलिस्तीन को देश घोषित करते हुए डिक्लेरेशन जारी किया है, उनके इस कागज के टुकड़े का क्या महत्व है? क्या उसकी कोई अहमियत भी है? क्या इससे कोई फर्क पड़ने वाला है? क्या संयुक्त राष्ट्र महासभा फिलिस्तीन को मान्यता दिए जाने के मौखिक प्रस्ताव को स्वीकार करेगा? अगर नहीं करेगा तो इसका क्या असर पड़ेगा? और क्या इस पूरे घटनाक्रम को अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और इजरायली प्रधानमंत्री नेतन्याहू की बड़ी कूटनीतिक हार कहना सही होगा? नमस्कार, मैं हूं राम विश्वकर्मा। आप देख रहे हैं राम की रिपोर्ट। संयुक्त राष्ट्र महासभा के 80वें सत्र की शुरुआत हो गई है। इसकी शुरुआत के साथ ही जिस सबसे हॉट टॉपिक पर हंगामा खड़ा होता दिखाई दे रहा है, वो है फिलिस्तीन को राष्ट्र की मान्यता। 140 या 150 के करीब कुछ देश ऐसे हैं जो फिलिस्तीन के साथ खड़े हैं, लेकिन सबसे बड़ी हलचल ब्रिटेन, फ्रांस और कनाडा को लेकर है, जिन्होंने उसे आधिकारिक तौर से देश घोषित कर दिया है। इसे बड़ी हलचल इसलिए कहा जा रहा है क्योंकि ये तीनों ही देश G7 के सदस्य देश हैं, जो कि दुनिया के 7 सबसे शक्तिशाली देशों का समूह है। इसी G7 समूह के सदस्य देश जर्मनी और इटली भी हैं, जिन्होंने फिलहाल फिलिस्तीन को राष्ट्र के तौर पर मान्यता तो नहीं दी है, लेकिन ऐसा न करने के साइड इफेक्ट्स अब उन देशों में दिखाई देने लगे हैं। फिलिस्तीन को मान्यता न देने पर इटली में जोरदार विरोध प्रदर्शन शुरू हो गया है। लोग बड़ी संख्या में सड़कों पर उतर चुके हैं और फिलिस्तीन को देश के तौर पर मान्यता दिए जाने की मांग कर रहे हैं। मीडिया रिपोर्ट्स की माने तो इटली की प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी के सामने हालात ऐसे बनते दिख रहे हैं कि अगर उन्होंने इस पर फैसला लेने में कोई देरी की तो यह प्रदर्शन विद्रोह में तब्दील हो सकता है। अगर जल्दी ही इटली और जर्मनी भी फिलिस्तीन को मान्यता दे देते हैं तो G7 के 7 में से 5 देशों का औपचारिक समर्थन फिलिस्तीन के साथ हो जाएगा, जिससे कहीं ना कहीं फिलिस्तीन और गाजा को लेकर डोनाल्ड ट्रंप और नेतन्याहू के भविष्य के तथाकथित अरमानों पर ठेस पहुंच सकता है। फिलिस्तीन को मान्यता देने वाले सभी देशों की राय यह है कि वे द्विराष्ट्र सिद्धांत से समस्या का हल निकाल सकते हैं। दुनिया में करीब 140 देश हैं जो फिलिस्तीन समस्या के हल के लिए द्विराष्ट्र सिद्धांत में विश्वास करते हैं। ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कीर स्टारमर ने अपने ऑफिशियल डिक्लेरेशन में कहा भी है कि हम इजराइल और फिलिस्तीन के लिए शांति की उम्मीद के साथ 2 राष्ट्र समाधान को एक बार फिर से जीवित करने की चाहत रखते हैं और इसीलिए उसे एक देश के तौर पर अपनी मान्यता देते हैं। हालांकि ब्रिटेन के इस डिक्लेरेशन के साथ साथ ये स्पष्टीकरण भी आया है कि हमारी इस घोषणा को हमास से बिल्कुल भी जोड़कर नहीं देखा जाना चाहिए, क्योंकि यह समाधान हमास को किसी तरह की शह या उसे इनाम नहीं है। ब्रिटेन ने गाजा में मारे गए उन हजारों लोगों का जिक्र भी किया जिनका युद्ध से कोई लेना देना नहीं था, फिर भी खाना और पानी लेने के लिए गए शिविरों में उन लोगों को मारा गया। ब्रिटेन ने इसे बेहद असहनीय बताया और गाजा के आम नागरिकों के प्रति अपनी संवेदना भी प्रकट की। फिलिस्तीन के लिए जगती और बढ़ती सहानुभूति से कहीं ना कहीं इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू के माथे पर भी चिंता की लकीरें हैं। उन्होंने 2 टूक कह दिया है कि फिलिस्तीन को मान्यता देने का मतलब सीधे तौर से यही कहा जाएगा कि आप आतंकवाद को पुरस्कृत कर रहे हैं। उन्होंने साथ ही चेतावनी भी दी है कि फिलिस्तीन नाम का कोई देश अस्तित्व में वो आने नहीं देंगे। नेतन्याहू का इशारा सीधे तौर पर
फिलिस्तीन के कब्जे वाले गाजा में सक्रिय हमास चरमपंथियों की ओर ही था। तो यहां पर नेतन्याहू जिस तरीके से इस पूरे गतिरोध को एक नई परिभाषा देने की कोशिश कर रहे हैं, जिस तरीके से उन्होंने इस बात को इस तरीके से डिफाइन किया कि जो देश फिलिस्तीन को एक राष्ट्र के तौर पर मान्यता दे रहे हैं, वो दरअसल कुछ और नहीं कर रहे बल्कि आतंकवाद को प्रोत्साहित करने, उसे अलंकृत करने का वो काम कर रहे हैं। एक नई परिभाषा उनकी ओर से गढ़ी गई है। हालांकि दुनिया के कई देश ऐसे हैं, या अधिकतर देश कह लीजिए ऐसे हैं, जो उनकी इस बात से बिल्कुल भी इत्तेफाक नहीं रखते होंगे। दूसरी महत्वपूर्ण बात यह, अगर हम डोनाल्ड ट्रंप और अमेरिका के दृष्टिकोण से इस पूरे घटनाक्रम को देखते हैं, तो डोनाल्ड ट्रंप का एक स्टेटमेंट मुझे यहां पर याद आता है। कुछ महीने पहले उन्होंने कहा था कि गाजा के लोगों को यहां से निकल जाना चाहिए, गाजा में उनका कोई भविष्य नहीं है। अब एक राष्ट्राध्यक्ष किसी दूसरे देश के भूभाग पर रहने वाले लोगों के लिए इस तरह का स्टेटमेंट अगर जारी करता है, तो आप उसकी मनस्थिति के बारे में अंदाजा लगा सकते हैं। आखिर डोनाल्ड ट्रंप के इस बयान के पीछे क्या मकसद है, उनकी क्या स्ट्रेटजी है, भविष्य की क्या रणनीति है, इसके संकेत उन्होंने खुद ही दिए थे। उन्होंने सीधे तौर से कहा था कि गाजा वासियों को निकल करके जो है इजिप्ट जैसे देशों की ओर मूव कर जाना चाहिए। यहां तक कि उन्होंने कुछ देशों का नाम लेकर के अल्टीमेटम भी दिया था कि अगर वो गाजा के लोगों को वहां पर जो है पनाह नहीं देते, तो अमेरिका की तरफ से मिलने वाली जो सहायता है उनको बंद कर दी जाएगी। तो एक तरीके से ब्लैकमेलिंग शब्द का इस्तेमाल हालांकि मैं पत्रकारीय भाषा में यहां पर नहीं करूंगा, लेकिन दुनिया के कई बुद्धिजीवियों ने इसे इसी तरीके से देखा, इसी तरीके से उसका आकलन करना शुरू कर दिया था। यह पूरा जियोपॉलिटिकल सिनेरियो आखिर क्या दिखाता है, क्या दर्शाता है और क्या साबित करने की कोशिश करता है। अमेरिका ने गाजा को लेकर के कहा था कि गाजा एक ऐसा भूभाग होगा जिसको आने वाले समय में दुनिया देखेगी। किस तरह से गाजा को विकसित करना चाहते हैं, नेतन्याहू के मन में क्या है, डोनाल्ड ट्रंप आखिर क्या चाहते हैं। कहीं कुछ ऐसा प्लान तो नहीं है कि गाजा के क्षेत्र में जो है अमेरिका और इजराइल मिलकर के जो है अपना कोई आर्मी बेस या फिर आर्मी कैंप वहां पर स्थापित कर लें और ये एक ऐसा स्ट्रेटेजिक पॉइंट बन जाए जहां से खाड़ी के तमाम देशों पर जो है नजदीकी से जो है आप निगहबानी कर सकते हैं, इन पर नजर रख सकते हैं। तो ये एक ऐसा स्ट्रेटेजिक पॉइंट के तौर पर विकसित हो सकता है जो कि हमास के सक्रिय रहते हुए कभी भी मुमकिन नहीं है। और एक और चर्चा यहां पर यह थी कि जो इजराइल के हित यहां इससे क्या जुड़े हुए हैं। इजराइल की गतिविधियों को अगर हम थोड़ा सा परखने और समझने की कोशिश करें तो उसकी नीतियां कुछ कुछ विस्तारवादी होती हुई दिखाई दे रही हैं। पिछले कुछ दशकों में जिस तरीके से इजराइल ने अपने आप को विस्तृत किया है, जिस तरीके से गाजा के बहुत सारे क्षेत्र, यहां तक कि जो इजराइल के जो मेन लैंड्स हैं, उन मेन लैंड्स का बहुत सारा हिस्सा उसने एक्वायर कर लिया है इन गुजरे वर्षों में, उससे आप कहीं ना कहीं इस बात का जो है एहसास कर सकते हैं कि उसकी विस्तारवादी नीतियां कितनी विकराल होती जा रही हैं। इस बात की चिंताएं कहीं ना कहीं खाड़ी के मुस्लिम देशों को भी है। उनको कहीं ना कहीं लगता है कि अगर ये सब कुछ इसी तरीके से चलता रहा, अगर अमेरिका की शह उसको इसी तरीके से मिलती रही, तो कहीं आने वाले कुछ डिकेड्स में उनके अपने अंतर्राष्ट्रीय जो सीमाएं हैं कहीं वो भी खतरे में ना आ जाएं। इस बात की चिंताएं जो है आईओसी की मीटिंग में भी उठाई गई थी, जब इस बात का जिक्र वहां पर किया गया था कि इजराइल को रोकना बेहद आवश्यक हो गया है, उसके बढ़ते कदमों को नहीं रोका गया, तो ये एक बड़ी चिंता का विषय बन सकता है। बहरहाल जो बड़ी घटना यहां पर यह है कि यूरोपीय देश जो है जिस तरीके से अब फिलिस्तीन के पीछे खड़े हुए हैं और जिस तरीके से दुनिया के 140 से 150 के करीब देशों ने अपना नैतिक समर्थन फिलिस्तीन को दिया है, वो कहीं ना कहीं एक बड़ा और अंतर्राष्ट्रीय घटनाक्रम बनता जा रहा है। क्या इसको डोनाल्ड ट्रंप और नेतन्याहू की कूटनीतिक हार कहेंगे? आप सोचिए और सोच करके हमें कमेंट करना बिल्कुल नहीं भूलिएगा। इस रिपोर्ट में इतना ही। बाकी अपडेट्स के लिए आप बने रहें, देखते रहें नवभारत टाइम्स।